बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द ब्लाइंडनेस हैव बिन फिज़ाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वह लेके आए हैं एक दफा फिर से आपके लिए गेस्ट कॉर्नर, और गेस्ट कॉर्नर में लेके आए हैं हम आपके लिए एक सरप्राइज पर्सनालिटी। जी बिल्कुल, ऐसी पर्सनालिटी जो स्टूडेंट्स और यंग लोग या जो बाहर जाना चाहते हैं उनके पास इन तमाम सवालों के जवाब भी हैं और तमाम मसलों का सलूशन भी है। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट करते हैं कर किए बगैर मिलते हैं हम इनसे और इनके बारे में जानते हैं, इनकी मसरूफियात और ये क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर, मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, इस वक्त फ्रैंकली जो है वो, क्योंकि सुपर एनिमेशन हो चुकी है, रिटायर हो चुका हूँ, तो जो एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी लिमिटेड हैं। लेकिन जब लाइफ में कैरियर में थे तो उस वक्त बहुत कुछ कर रहे थे। तो उस वक्त तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब थी, चैलेंजेस बड़े थे। तो अब जो है ये अपने मुताबिक ढाली हुई है थोड़ी सी ज़िंदगी, और सर, हम उसमें चाह रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाएं अच्छा ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि अच्छा कितनी माशाल्लाह से अच्छा कितनी अच्छा अजीब पर्सनालिटी अच्छा हमारे अच्छा साथ है। अच्छा अच्छा। मैं समझा कि आपने कहा कि अभी की एक्टिविटी। नहीं नहीं, चलें, ठीक मतलब है, अपना पीछे से। इंट्रोडक्शन ठीक है। प्लीज। तो जनाब, मेरा नाम मंसूर ज़ुबैर है, मोहम्मद मंसूर ज़ुबैर। और बेसिकली वी बिलोंग टू कश्मीर। और वहाँ से फिर वालदैन जो हैं वो हिजरत करके आए और सियालकोट में आबाद हुए। वहीं पे मेरी तालीम हुई। पहले क्योंकि वो रेलवे में थे तो वो मुख्तलिफ शहरों में, कोहार वगैरह में भी पढ़ा, पिंडी में भी पढ़ा। फिर उसके बाद सियालकोट चले गए, रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे पढ़ाई की। और वहाँ से फिर जब एमए इंग्लिश किया मरे सियालकोट से, तो फिर मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन की, जो कि मेरा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैं बिल्कुल किसी कंपटीशन के इम्तहान में या किसी और पेशे में नहीं आना चाहता था। लेकिन वाले साहब ने थोड़ा सा मजबूर किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेक्चरशिप जो है इसको इसको बेस बनाते हुए आप मुकाबले का इम्तहान दें और फिर आप इधर फेडरल गवर्नमेंट में आए। तो हमारा अल्लाह का फजल है, 4-5 साल मैंने इंग्लिश लेक्चरशिप की, इंग्लिश सब्जेक्ट में, उमर कॉलेज में ही। वहाँ से फिर मैं इम्तहान दे के मुकाबले का मैं फेडरल गवर्नमेंट में आ गया, और यहाँ पे फिर काफ़ी कोई 35 साल यहाँ पे मज़ीद फेडरल गवर्नमेंट में काम किया, जिसके दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था। क्योंकि मैं सिर्फ क्योंकि वो स्पीकरशिप की आदत पड़ी हुई थी, तो मैं विजिटिंग जैसे गेस्ट स्पीकर कहते हैं, मैं मुख्तलिफ अपने प्रोफेशन के ही फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं, सर्विस ग्रुप्स, उनकी अकेडमी में मैं एज गेस्ट स्पीकर जाता रहा। लेकिन साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट का काम भी चलता रहा। फिर उस दौरान में मुझे पढ़ाई का मौका मिला। मैं एक दफ़ा इटली गया और 1 साल मैं इटली रहा, वहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी सीखी, फिर मैंने वहाँ का कल्चर भी देखा, वहाँ की पढ़ाई भी की। तो उसके बाद दोबारा मौका मिला तो फिर मैं 2 साल के लिए अमेरिका गया था। वहाँ पे फिर मैंने MPA, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, वो मैंने किया फिर। तो वो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, क्योंकि वो MPhil के इक्वल होता है। तो उसकी बेसिस पे जब मैं यहाँ से फिर फेडरल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ, तो फिर मैंने दोबारा अपने इंटरेस्ट में, जिसे मैं अभी भी ये पैशन नहीं कह सकता, मेरा इंटरेस्ट है। पैशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और भी इससे ज़्यादा होती है। तो वो मैं अभी भी 2-3 पहले यूनिवर्सिटियों में, नस्क में, फिर कायम यूनिवर्सिटी में, मैंने पहले शुरू मैंने कायम यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने को 8-10 साल वहाँ पे पढ़ा के छोड़ दिया, क्योंकि वो घर से बहुत दूर है। और नस्क जो है वो 4-5 साल वहाँ पढ़ाया, और अब मैं सिर्फ घर के नज़दीक जो NDU है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं रेगुलर जाता हूँ। वहाँ पे मेरी अभी क्लासें चल रही हैं। मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ाता हूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप भी पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह। तो ये हैं सारी। तो आजकल ये रिटायरमेंट का ये है कि मुझे ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें पढ़ाई मेरी अभी भी जारी है। पढ़ना, क्योंकि वो तो है ना कि आपको अगर
क्रेडल से लेके कवर तक पढ़ना चाहिए। तो ये Yes, yes. आजकल जो है ये वाकई लाजमी हो गया, बिल्कुल क्योंकि जितनी चेंजेस अब आ रही हैं जी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल में, बिल्कुल एनवायरनमेंट में, जी आपके लर्निंग प्रोसेसेस में, और बिल्कुल पर्टिकुलरली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपको बिल्कुल चेंज करके रख दिया, आपको बहुत चैलेंजेस आ गए हैं। बिल्कुल तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो बाकी सवालों में होगा तो हम आपको जवाब देंगे। अच्छा, जैसा कि आपकी सीवी पे भी हमने रिज्यूमे पे भी लिखा हुआ था कि आपका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा अपनी फील्ड में ना हर Right. तरह के। तो अंकल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 50 इयर्स में आपने कौन सी वाली लाइफ को ज्यादा एंजॉय किया, जब आप पब्लिक सर्विस जॉब में थे या आप जब टीचिंग में थे, या आजकल जो आपके न्यू जेनजीज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो किसके साथ कौन सा एक्सपीरियंस आपका सबसे ज्यादा अच्छा रहा? बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, मेरा बड़ा मतलब है क्लियर, इसमें मैं डबल माइंड नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ, कि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट में आए थे बड़ी पावर थी सब कुछ। नो, आई नेवर एंजॉयड इट, बिकॉज देयर आल्सो आई यूज्ड टू वर्क वेरी डिलीजेंटली। मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेक्रीफाइसेस देता था, अपनी लाइफ की भी, फैमिली लाइफ की भी, अपनी भी, और मैंने पावर को एंजॉय करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे जो मज़ा आता है, जो मैंने पहले 5 साल बताया आपको इंग्लिश लेक्चरशिप में की, फिर मैं वापस देखें अभी मुझे 20 साल हो गए रिटायर हुए, और रिटायर होने के 20 साल में ऑल द 20 years आई हैव पुट इन टीचिंग। तो टीचिंग इज़ द बेस्ट जो जो मेरे दिल को लगती है। इसमें दो चीज़ें हैं क्यों मुझे अच्छी लगती है, कि एक तो ये है कि यू आर मास्टर ऑफ योर ओन। व्हेन यू यानी मेरे जब मैं जूनियर टीचिंग साइड पे था, लेक्चर था, उस वक्त भी मेरे प्रोफेसर, मेरा टीचर, मेरा प्रिंसिपल मुझे कभी नहीं बुलाता था कि जी तुमने आज क्या पढ़ाया है, या कोई कैमरे लगे हुए थे। नो, उस जमाने तो कैमरे थे ही नहीं, तो इसलिए रिजल्ट से आप जज होते थे। और माशाल्लाह मेरे उस वक्त यूनिवर्सिटी में 5 साल मैंने पढ़ाया, 5 साल के 5 साल में 4 साल में बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे। अच्छा, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट जो हैं। तो हालांकि प्राइवेट कॉलेज था, बड़ा मुकाबला था, बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद। अच्छा, इसी तरह जब मैं वापस रिटायरमेंट के बाद, मेरा यानी ऐसे था जैसे मैं किसी बंदिश से आज़ाद हुआ हूँ। तो मैंने वो एकदम से ये ज्वाइन की टीचिंग, तो आई एम अगेन एंजॉयिंग इट। पहले तो शुरू में तो मैंने बताया ना कि 3 यूनिवर्सिटियों में इकट्ठे जाना, आई वॉज सो बिजी। एक यूनिवर्सिटी से निकलता था दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी, क्योंकि 5-6 क्लासें ऊपर तले होती थी। तो ये मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। क्यों? उसकी वजूहत है कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन हूँ, तो वो मैं ये मेरा जो टीचिंग है मुझे ये मौका देता है कि मैं मज़ीद पढ़ता रहूँ कुछ नई चीज़ें जान। फिर स्टूडेंट जो मिलते हैं उनको नॉट एज ओनली टीचर बट आल्सो एज कोच, मैं कुछ कहते हैं मेंटोर। अब वो भी कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, आपको पता है मैनेजमेंट में। तो वो मेंटोर के तौर पे भी कई लोग जो हैं मेरे से आगे आए हैं। जैसे मैं अपने ज़माने में मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में मेरे भी 2 मेंटोर थे। और आई लर्न फ्रॉम देम अ लॉट। और आज भी वो अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो फौत हो गए हैं, लेकिन मैंने उनकी ज़िंदगी को एक माइलस्टोन समझा कि वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते थे। उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट। तो इसी तरह अब मुझे स्टूडेंट जो हैं वो उनको देख के, उनको जब मैं सिखाता हूँ और जब उनका रिजल्ट्स आते हैं और उनकी जो मुझे फीडबैक आती है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा अंकल, आपने बताया कि आपने नस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, और आजकल आप एनडीयू में हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ना जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमसे सवाल जवाब भी काफ़ी करते हैं। तो आपका भी कभी किसी विजुअली इम्पेयर्ड को भी पढ़ाने का तजर्बा हुआ? किस चीज़ का पढ़ाने का? ब्लाइंड बच्चों को भी कभी पढ़ाने का तजर्बा हुआ? क्योंकि जैसे नस्ट यूनिवर्सिटी में भी हमारे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, और एनडीयू में भी हमारे ब्लाइंड बच्चे बहुत पढ़ते हैं। जी। तो कभी उनको भी पढ़ाने का कोई तजर्बा हुआ या उनसे मुलाकात हुई? नहीं, मेरे 2 स्टूडेंट मेरी रही हैं एनडीयू में इंसिडेंटली, एंड नस्ट में तो नहीं हुआ ऐसा चांस। कौन-कौन से स्टूडेंट रहे आपके एनडीयू में? जी, कौन-कौन से स्टूडेंट रहे आपके? दोनों लेडीज थी, बच्चियां थी। अच्छा। और दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा। और एक तो बल्कि मैरिड थी। अच्छा। मैरिड थी, उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत साथ दे रहे थे।
वो उसको रोजाना पिक एंड ड्रॉप देते थे अच्छा। जॉब के बावजूद। और उनको उसको क्योंकि मुझे बैकग्राउंड थी अपने आपकी वजह से, अपने मिसेज के हाँ, काम की वजह से, तो मैंने उनको फिर आपका जो आउटलुक है ना जी। उसके मुताबिक वो डील किया। अच्छा। हाँ, उनको उसी तरह डील किया, वो बड़ी खुश होती थी। अच्छा। बल्कि उनको मैंने बताया भी था हाँ। कि जी आप कैसे काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पहले की बात है, जी। ये जो लास्ट स्टूडेंट आई थी उसको भी मुझे 5 साल हो गए मेरे ख्याल में। अच्छा। तो वो उनको बताया भी था मेरे ख्याल में, या तो अली को उन्होंने कांटेक्ट किया होगा और या आपको। अच्छा। मैंने नंबर दिए थे आपके कि अच्छा। भाई आपको अगर कोई मजीद हो ज़रूरत किसी असिस्टेंस वगैरह की तो आप PFFB में ज़रूर अप्रोच करें इन लोगों को। तो मुझे यानी उनका बड़ा मुझे खुशी होती थी कि ना सिर्फ वो एक लाइफ में वो भी जैसे आप कहती हैं कि जी ज़िंदगी में आप हिम्मत ना हारें, तो वो मैंने उन दोनों बच्चियों में ये देखा कि दे आर फुल ऑफ लाइफ। या। हालांकि एक बच्ची की सेहत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अच्छा। कमज़ोर थी बड़ी सेहत वाइज, अच्छा। लेकिन शी वॉज वेरी हार्ड वर्क। ओके। शी ऑलवेज पुट इन हार्ड वर्क और अच्छे नंबर लेती थी, अच्छे पास। अच्छा अंकल, अब हमारे पास आया क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस के मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आया था कि आप ये बताएं कि जैसे आजकल का वक्त चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस हिसाब से महंगाई है, हर बच्चा ये कहता है कि बस मैं पढ़ाई शुरू करूँ और साथ साथ मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और कुछ बच्चों का ये होता है कि मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट यूज करूं अपने करियर को मतलब वो करने के लिए कि मुझे जिसमें जॉब की मतलब स्कोपिंग अच्छी हो। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहला सवाल जो मैं मतलब बच्चों को मैं चाहूंगी कि आप उनको बताएं। जैसे बच्चों को होता है कि मैम मैंने मैट्रिक कर लिया, अब फौरन से मुझे जॉब मिल जाए, या मैं FA कर रहा हूँ मुझे फौरन से जॉब मिल जाए। तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये सही तरीका है? इस तरह से डिग्री मुतासिर नहीं होती, या मतलब आप जी, इतने जी, छोटे जी। स्केल से स्टार्ट करते हैं? ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी एज एन टीचर, एज एन लीडर, एज एन फादर, आप बताएं कि क्या आप मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को? जी, बहुत अच्छी बात है आपने जो पूछा। असल में चेंजिंग जो टाइम्स हैं इसके मुताबिक बड़े इश्यूज आ रहे हैं और ठीक है। हम असल में दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम पाकिस्तान का इन्वायरमेंट जब सोचते हैं हाँ। और जब बाहर का सोचते हैं। बिल्कुल। बाहर में जो फॉर एग्जांपल ज़्यादा बच्चे जो हैं अमेरिका जी। को प्रेफर करते हैं, जी। यूरोप में बहुत कम जर्मनी में जाते हैं या जी। इंग्लैंड में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अमेरिका। अब जी। तो आजकल चाइना भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं बिल्कुल। स्कॉलरशिप में, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। तो जी। इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि बाहर जो है जिसे हम कहते हैं गैर मालिक, जी। गैर मालिक में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। ओके। वहाँ पे डिग्री को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। वो कहते हैं ओके। कि सर्टिफिकेशन हो, आपकी प्रोफेशनल स्किल हो। ठीक है। मैट्रिक के बाद उसे वहाँ हाई स्कूल होता है, वो 12th ईयर है। तो वो 12th ईयर के बाद कहते हैं कि जी आप बेहतर है कि बजाय आप डिग्री के पीछे भागें, BS करें, MS करें, आप सर्टिफिकेशन करें, खा कंप्यूटर साइंस में करें, खा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करें, खा आप AI में करें। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये मसला है अभी कि जब पाकिस्तान में आप डिग्री को छोड़ेंगे तो जब आप किसी जगह पे अप्लाई करेंगे आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। नहीं होंगे। आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। आपको लोग कहेंगे कि जी ये बच्चा जो हमारे पास आया है ये उसने ऑलरेडी MS किया हुआ है या BS किया हुआ है, तो वाई शुड वी प्रेफर मैट्रिक और हाई स्कूल और डिप्लोमे वाले को हम क्यों करें? हाँ। क्योंकि अभी हमारा माइंड जो है, माइंड सेट जो है, हमारा आउटलुक जो है डिग्री वर्सेस सर्टिफिकेशन, वो रैशनलाइज नहीं हुआ। हम अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी है कि जी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ठीक है, दुनिया में भी है कि जब आप टॉप लेवल पे कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी यहाँ भी मैटर करती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है ये अभी उतना कॉन्सेप्ट तो नहीं आपको हावी होता, लेकिन ये अभी ज़रूरी है कि जी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, हाँ वो BS की डिग्री हो, हाँ MS की डिग्री हो। आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे बहुत कम, जैसे देखें अभी नए सब्जेक्ट आए हैं, डाइट्रिशियन, ये मेडिकल टेक्नीशियन, ये जो है ये कोई भी लोग डिग्री नहीं करते थे अमेरिका में। ये लोग जो है सर्टिफिकेशन करते थे, जॉब में आ जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी इसकी डिग्रियाँ आ रही हैं, BS में, MS में। मैंने कल पढ़ रहा था कि अभी पाकिस्तान में भी पिंस में वो कर रहे हैं कि नर्सिंग वाले लोग जो हैं
वो MSc नर्सिंग करके डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा। हाँ जी जी, ये अभी अप्रैल में शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी स्लो हैं और बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए हर बच्चा इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए हर बच्चे को अभी यही सोचना चाहिए कि एटलीस्ट BS लेवल पे डिग्री ज़रूर करें, BS लेवल पे डिग्री करें। हाँ, अगर नहीं फाइनेंशियल वजह से या कोई और आपकी रिजर्वेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन या ऑन कैंपस आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज वो करें जो रिकग्नाइज हों, ठीक है। जो एक्रेडिटेड हों किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बोर्ड बना था, बड़ा इम्पोर्टेंट, ये इन्होंने बनाया था, जो जिसमें वैसे तो स्वीडन से भी आ रही थी, नॉर्वे से भी आ रही थी इन्वेस्टमेंट, और यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे वो ट्रेड स्किल के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से रह गई। लेकिन अभी भी आप अगर पैसे की वजह से आप किसी और, क्योंकि आपको है कि आप सोल ब्रेड विनर हैं, आप अकेले ही माँ बाप को सपोर्ट करने वाले हैं, बहन भाइयों को, और आप मैट्रिक के बाद ही करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ना गली मोहल्ले में जो खुले हुए स्कूल उनसे नहीं, आप किसी बेहतर इंस्टीट्यूट जो कि रिकग्नाइज हो, गवर्नमेंट का हो या इवन प्राइवेट सेक्टर में हो, वो आप प्रोफेशनल स्किल हासिल करें, वो सर्टिफिकेशन हासिल करें, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस भी है, AI भी है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के बगैर अगर आप करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें लेडीज़ तो आजकल मैंने देखा है बेचारी कर रही हैं, बच्चियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं, कुकिंग है, केक मेकिंग है, मुख्तलिफ चीज़ें करके घर से वो कैटरिंग कर रही हैं। लड़के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, तो लोग जब इसमें ज़्यादा आएंगे बच्चे, और जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तो फिर आपकी जो कस्टमर बेस है कम हो जाएगी। अगर आज एक बच्ची जो इस्लामाबाद में शुरू काम करती है तो हो सकता है उसके 200 एकदम से कस्टमर बन जाए, लेकिन आज से 2 साल बाद वो 200 कस्टमर बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सी बच्चियां जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो उस ट्रेड में आ चुकी होंगी। तो इसलिए आपको ज़हन में रखना है कि जी ज़रूरी नहीं कि आपने बेकरी में जाना है या कुकिंग में जाना है, और भी एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ी चीज़ें हैं। जैसे आपने यहाँ पे माशाल्लाह शुरू की थी, ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और आप मुख्तलिफ बच्चियों को सिखाती हैं चीज़ें बनानी, स्टफिंग वगैरह और दूसरे टॉयज़ मेकिंग, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा अंकल, आपके साथ तो माशाल्लाह से बहुत फ्रूटफुल है, एक रुमाना भी हैं और हसन भी हैं, और माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस टाइम पे लोग आपके प्रोग्राम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक ही चीज़ है कि आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप बेकिंग से हट के कुछ और भी चीज़ करें, मतलब कुकिंग से हट के, कलनरी से हट के। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने भी देखा है कि जितने भी इस टाइम पे हमारे 53 शेफ हैं जिनको हमने वो किया, वो सब इसमें कर रहे हैं। कुछ बच्चियां जो हैं कपड़ों का भी कर लेंगी, या कुछ जो है वो आगे थोड़ा सा बेकिंग का कर लेंगी, लेकिन आपका क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, ठीक है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान से बाहर का भी है, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब वहां किस तरह से है लाइफस्टाइल? और दूसरा, मतलब मैं दो तीन सवाल इकट्ठे करके पूछ रही हूँ, और अगला सवाल मेरा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारी स्कॉलरशिप लग जाए, और जैसे हमारी स्कॉलरशिप लगेगी और बाहर जाएंगे तो फौरन से लोग हमें जो है ना फौरन से रेड कारपेट पे बिठा देंगे। तो ये 2-3 सवाल हैं, मैं चाहूंगी 1 बाय 1 आप आंसर दीजिए। नंबर 1 के एंटरप्रेन्योरशिप में वर्ल्ड वाइड क्या एक्सपीरियंस है, और स्कॉलरशिप बच्चों की कैसे लगती है, और लगती है तो बाहर की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सही जी। अच्छा जी, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाते हैं हम। एंटरप्रेन्योरशिप जो है असल में वही बात फिर आ जाती है, कल्चर, कल्चरल बैकग्राउंड और आपकी डिमांड एंड सप्लाई। अब पाकिस्तान में जो है वो हम बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कि ऐसी चीज़ बनाएं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या अगर कुकिंग के अलावा की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, कुकिंग के अलावा कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं छोटी छोटी, तो वो जो है वो आपको एक्सपोर्ट आप ओरिएंटेशन बनाते हैं कि जी हमारी चीज़ें जो हैं कोई हैंडीक्राफ्ट वाले या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले ख़रीद लें आपसे,
और वो फिर इन द लॉन्ग रन उनको सपोर्ट करें। तो वो यहाँ पे ये आउटलुक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप अभी अभी हो रहा है, अभी वो मैं उस पर आता हूँ कि दूसरा जो है वो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं, IT प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें अमेरिका में या यूरोप में जो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का है वो ज़्यादा बेस्ड इसी पे है। आपने रिसेंटली भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान का एक बच्चा जो है ही हार्डली अंडर 25 और वो बिलियनर हो गया है। कराची से बिलोंग करता था और उसने एक कर्सर, उसका नाम ही कर्सर है, उस आप तो कर्सर रोज यूज करती हैं, लेकिन उसने एक ऐप बनाई जो कि AI को जो है फैसिलिटेट करती है, AI को फैसिलिटेट करती है, AI के मुख्तलिफ फंक्शंस को फैसिलिटेट करती है। उसने उसका नाम रखा कर्सर और उसने वो 60 और उसके साथ एक पार्टनर है, वो भी मुसलमान है, लेकिन आई डोंट रिमेंबर कि वो बांग्लादेश का या इंडिया का है। ये दोनों मुसलमान बच्चों ने बनाई और $65 बिलियन में एलान मस्क ने खरीदी है, 65 बिलियन में। तो वो ये देखें, ये चीज़ें पाकिस्तान भी हो सकती हैं कि आप ये चीज़ें जो हैं ये आप इसमें पीछे नहीं जा सकते। आई नो कि पाकिस्तान बड़ा ज़रखेज़ बच्चों का ज़हन बहुत ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, दे कैन ऑलवेज मेक अप। तो जब वो समझते हैं कि यार पैसे नहीं हैं जिससे हम पहले रॉ मटेरियल खरीदें, फिर चीज़ें बनाएं, फिर देखें कि हमारा बायर कौन है, क्योंकि बायर जो है वो फिर आपको फिजिकल बायर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन IT में ये बड़ा फ़ायदा है कि आपको फिजिकल नहीं ढूंढना पड़ता, ऑनलाइन आपको अमेज़ॉन और दूसरे बहुत सारे जो हैं वो बायर भी मिल जाते हैं जो कि आपसे चीज़ें ले लेंगे, आपको लमसम पैसे दे देंगे, आप उसको फर्दर। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में अब सबसे अगर कॉमन फील्ड है यूरोप में, अमेरिका में और पाकिस्तान में, वो IT प्रोडक्ट्स ही हैं। IT के ऊपर ही आप काम कर सकते हैं और ये बड़ा वसी फील्ड है। इसमें रोज़ नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, रोज़ नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं अभी आपको लेटेस्ट पढ़ रहा था मैं कि अमेरिका का ट्रेंड वो बाद में बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम आपके सवालों के जवाब जी, मैं वो उस तरफ भी मैंने आना, बल्कि मैंने ये भी पूछना है कि कौन कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मतलब बच्चे अप्लाई करें और मतलब जैसे उनको फ्रीलांसिंग का शौक होता है या बच्चों को ऑनलाइन जॉब का शौक होता है, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह से आप खुद एक इंस्टीट्यूट है पूरे के पूरे, तो वो आपने ये भी हमें बताना है कि बच्चे जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए या ऑनलाइन जॉब के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। सही है। तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जब अभी थोड़ी सी फिर मजीद बात कर लेते हैं कि इसमें आप ये आप पे डिपेंड करता है कि जी आप अभी कोई प्रोडक्टिविटी तो दोनों होती हैं, हाँ वो फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो या IT के प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों प्रोडक्टिविटी हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोडक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो वो आपके हुनर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन गाइड कर रहा है, आप कितना आपका रॉ मटेरियल हासिल है, कितना आप गेन कर सकते, कितने आगे से कस्टमर ले सकते हैं। लेकिन IT में जो है ये वसी फील्ड है, इसमें आप बैठ के जो है वो नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और पुरानी चीज़ों को भी ले के चल कर उनको भी बेच सकते हैं। बहुत सी आपको पता है कि सबसे पहले चले थे पाकिस्तान में लोग ये करते थे कि मुख्तलिफ सर्वे करने के, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप बेस्ड अमेरिका में हो, आपका जब तक जो है इंटरनेट जो है वो एड्रेस जो है वो अमेरिका का नहीं देता, आपको उन सर्वे को करने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ पेपाल भी आ गया है, अब पेमेंट भी हो जाती है और भी बहुत से इस तरह के ऐप्स आ गए हैं जिनके ज़रिए आपको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट भी होती है और आप उसमें अपने जो स्किल हैं उसके बेसिस पे, प्योर स्किल्स, उसमें कोई आपका रॉ मटेरियल नहीं इस्तेमाल होता, आपने खुद ही कंप्यूटर पे करना है। आपने पूछा ये इसका ज़ुबानी तो मुझे नहीं याद, लेकिन यह है कि आप गूगल में भी जाएं तो आप अगर उनसे पूछें तो वो आपको कम से कम 7-8 रेस्ट रूल्स देते हैं जिसके ऊपर, और वो बताते हैं कि कौन किसको
किस तरह डील कर रहा है। अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जो कि साइटेड लोग भी करते रहते हैं आजकल, और लाइनें लगी हुई उसमें। वो हैं कि बहुत से लोग किताबें लिखते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता। वो आजकल वो सिस्टम आ गया हुआ है बोलने का, बोलते हैं वो, और किताब जो है वो टाइप हो रही होती है, और उसके बाद वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट बन जाता है। अब उसको पढ़ना होता है, तो उसमें उन्होंने बाकायदा यानी लोगों पे रखे हुए हैं, प्रोफाइल हैं लोग उनके पास कि किसको ये मसूदा भेजना है, मैन्युस्क्रिप्ट भेजना है, जिसके बेसिस पे फिर वो उनको पैसे मिलते हैं पर पेज रीडिंग के। आप वो प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इसी तरह सर्वे, मुख्तलिफ जो कमर्शियल आइटम्स हैं उसके मतलब, फिल्मों के मतलब, किताबों के मतलब ये सर्वे आते रहते हैं, और एक सर्वे का $5 $7 आपको मिलता है ये। लेकिन इसके लिए आपको वेबसाइट गूगल से या याहू से वगैरह से मिल जाएंगी, वो बड़ी और इफेक्टिव होती हैं, ये मिलती हैं। आप डिपेंड आप पे करता है कि आप उस पर कितना टाइम दे सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यह कि इन द लॉन्ग रन यू अर्न इन डॉलर्स। तो एक तो ये है। दूसरा आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बाद सवाल कौन सा किया था? मैंने आपसे देखा कि बच्चे जो हैं, बच्चों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए और हाँ, हम बाहर चले जाएं। जी, तो स्कॉलरशिप का क्या तरीका है कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? सही, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो, मतलब आपका तो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है ना, कि बाहर के मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज चांस भी देती हो स्कॉलरशिप, और ये हाफ स्कॉलरशिप होती है या फुल स्कॉलरशिप होती है, किस तरह से ये होता है? अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हमारा यंग यही था उस वक्त, ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि एवरीथिंग वाज डन थ्रू लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में भी बहुत कम हिम्मत होती थी लोगों में कि जी बाई एयर अपना भेजें लेटर, और वो यूनिवर्सिटी भी जो जवाब देती थी वो बाई एयर नहीं भेजती थी, वो बाई शिप आता था, महीने महीना डेढ़ महीना लिख जाता था। तो अब तो आपका सेकेंडों में बात है। तो इसलिए अब आप इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो फील्ड है स्कॉलरशिप का वो चाइना है। चाइना, लेकिन वो है हायर स्टडीज के लिए, वो हायर स्टडीज के लिए, मतलब बीएस के बाद बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं या एफए के बाद ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, बीएस के बाद, क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं ये सारे स्कॉलरशिप। तो इसलिए बीएस में जाके आप फिर वहाँ पे एमएस कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, या फिर बीएस जो करते हैं वो, अच्छा ऐसे भी हैं बच्चे जो बीएस भी करने गए हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी तादाद कम है। जो ज़्यादा तादाद है वो एमएस की है और पीएचडी की है। अच्छा अंकल, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट, यहाँ पे एक ये तो कहा गया कि हमारे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करने के लिए चाइना तक भी जाना चाहे पड़े तो जाओ, लेकिन हम लोग क्या इतनी चाइना की डिग्री को वैल्यूएबल समझते हैं? यस, ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मतलब एक लड़का अमेरिका से पढ़ के आया और एक चाइना से पढ़ के आया, तो मतलब किसकी डिग्री ज्यादा वैल्यूएबल? नहीं, उसकी मैं अब बता देता हूँ कि हाँ ठीक है आपकी बात, कि आज से 25-30 साल पहले जब लोग रशिया जाते थे मेडिकल पढ़ने के लिए, उनको बड़ी प्रॉब्लम पड़ती थी। एमबीबीएस करके आते थे, वापसी पे उनको इक्वेशन करने के लिए, इक्विवेलेंट लेने के लिए बहुत तको करनी पड़ती थी। कभी जॉब मिल जाती थी, कभी वो बेचारे डेस्परेट होकर वापस चले जाते थे। लेकिन अब ये नहीं बात, अब ये है कि चाइना की डिग्री जो है इट इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। इट इज नॉट ओनली रिकग्नाइज्ड इन पाकिस्तान, इट इज वर्ल्ड वाइड। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका चाइना में पढ़ रहा है। और उसमें जो हैं अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं और यूरोपियन भी हैं। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा, उनके जितने भी ये प्रोग्राम है स्कॉलरशिप के, इसमें सारे ही उनके फैकल्टी जो है डॉक्टरेट है, और वो डॉक्टरेट नॉर्मली 70% जो है वो अमेरिकन रिटर्न है, खुद अमेरिकन रिटर्न है। और इसलिए वो बच्चों को उनको कोई इशू नहीं आता। अच्छा, पहले मसला होता था कि जी आप जाएं और मंडरीन सीखें, वहाँ की लैंग्वेज सीखें। अब वो भी नहीं जा, अब वो क्लासेस जो हैं इंग्लिश में हो रही हैं, सब क्लासेस जो हैं। इवन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि पहले 2-3 मुल्क थे यूरोप के जो कि लैंग्वेज से बाहर नहीं निकलते थे। उनमें सबसे टॉप जर्मनी था। लोगों को बहुत ख्वाहिश होती थी कि जर्मनी जाएं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री जर्मनी की टॉप है।
लेकिन वहाँ पे वो कहते थे कि पहले आप जर्मन सीख के आएँ या जर्मन यहाँ आके सीखें फिर आप दाखिला लें। लेकिन अब वहाँ पे जर्मनी में भी अब ये मसला ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, 2-4 नहीं हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अब अंग्रेज़ी है। और वो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, टूरिज़्म में, हॉस्पिटलिटी आजकल एक और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट ऐड हुआ है, हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल, तो इसमें बच्चे जो हैं बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो है ये आप हैरान होंगे कि पहले टॉप पे जो जा रहा था वो फ्रांस था। फ्रांस वॉज द टॉप टूरिस्ट रिजॉर्ट। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे स्पेन आता था। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि वो आगे निकल जाए, क्योंकि उन्होंने वीज़ा पॉलिसी अपनी ओपन अप की है। पहले वो वीज़ा पॉलिसी ओपन नहीं थी इतनी ज़्यादा। स्कॉलरशिप के लिए अगरचे आसानियाँ बहुत पैदा हो गई हैं, लेकिन बड़ी तगदो करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन भी है और उसके अलावा इसमें आपको मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। आपको एक टाइम लाइन जो है, अब तो वैसे चाइना के लिए बाकायदा लोगों ने गेट थ्रू गाइड बना दी है। बड़ी एक कंसाइज सी गाइड बनाई हुई है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन से आपने स्टेप कवर करने हैं और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन उसमें भी बड़ा टफ है। एक तो यही कि जी कंपटीशन बहुत है, सेकंड ये है कि जी लोग जो हैं वो अप्लाई तो करते हैं, लेकिन टाइम लाइन को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, किस टाइम पे क्या करना है और क्विकली रिस्पॉन्स करना। हाँ, वेल यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी हमारी तरह कि हम सोचते हैं अच्छा मैं ये काम कर लूँ, मैं उठ के मैं अपने रिस्पॉन्स होना पड़ता है आपको, हर वक्त आपको ईमेल पे रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा अंकल, मेरी यहाँ पे एक बात है, क्योंकि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जाहिर सी बात है चलें कंप्यूटर मतलब में उसमें बीएस कर लेते हैं या बीएस इंग्लिश कर लेते हैं, बीएस उर्दू कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का शुक्र है कॉन्सेप्ट तब्दील हुआ है, वो स्पेशल एजुकेशन से बाहर निकले हैं, ठीक है, वरना वही करते थे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मतलब आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं, हाँ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशियस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की। तो इस तरह के जो बच्चे जो मतलब रखते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो इनको एमबीए भी कर रहे हैं बच्चे, अब हमारे एआई भी कर रहे हैं, जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनको वेरिएशन लानी चाहिए? और अगर इससे रिलेटेड अगर हमारे बच्चे हैं तो मतलब बाहर के मुल्क में स्कॉलरशिप करना चाह रहे हैं, तो विच इज द बेस्ट? ये तो आपने बताया कि चाइना है, तो ये चाइना, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगहों पे अब मतलब वही हर तरह की डिग्रीज होती है या उनकी कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि सिर्फ आप इन्हीं को ही ज्वाइन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के मद पे? यस, ये इधर से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये है कि जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है वाकई कि ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ये हर सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप नहीं देते, हर फील्ड में नहीं देते। ये स्पेसिफाई करते हैं कि जी उनकी, वो असल में देखते हैं कि उनके यहाँ शॉर्टेज किस चीज़ की है, या वो खुद समझते हैं कि किस चीज़ में अगरचे बच्चा हो सकता है पढ़ के ज़रूरी नहीं वहाँ रहे, वो वापस अपने मुल्क में भी वापस आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिटरमिन करते रहते हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी का जो फंडिंग होती है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो अब बेतुका नहीं करते कि जी अगर डिमांड है इस वक्त MBA की और उसमें सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे स्कॉलरशिप नहीं देंगे। वो हो सकता है कि वो उनके बड़े सब्जेक्ट आज उनके, हमारे यहाँ तो हम सोचते भी नहीं है ना, हमारे तो बड़े रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट हैं। जैसे आज से 50 साल पहले माँ बाप कहते थे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, फिर उसके बाद निकले तो फिर कहने लगे अच्छा आप या CSS कर लो या MBA कर लो। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे आ गए लोग, अकाउंटिंग पे आ गए, जैसे वो फिर आम में अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, अब जो है ना यूनिवर्सिटियाँ जो हैं या कनाडा या वगैरह, ये एक तो ये कहते हैं कि जी जो यूनिवर्सिटी ने फंडिंग की हुई है उनकी उन्होंने एक प्रायोरिटाइज की हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको सोशल साइंसेज में दे रहे हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि सोशल साइंसेज में ज़्यादा दे रहे हैं या फिजिकल साइंसेज में। अच्छा, फिजिकल साइंसेज में तो फिर आपको आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। अच्छा, सोशल साइंसेज में मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, लॉ है। बिल्कुल, ये बच्चे कर लेते हैं, लॉ भी कर लेते हैं और ये डॉक्टर, ये चीज़ें। तो
लेकिन ये जो मैं मिस कर गया था वो अब सवाल की वजह से वो इंक्लूड हो हाँ। गया है कि स्कॉलरशिप में ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि आप अच्छा। अप्लाई करते हैं, जो ही आप अप्लाई खोलते हैं लिस्ट कि जी मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, स्कॉलरशिप 10 स्कॉलरशिप दिए हुए हैं, हाँ, लेकिन जब आप देखते हैं जाके तो वो सब्जेक्ट आपकी नहीं होते चॉइस का नहीं हैं, होता। चॉइस का नहीं होता। यू गेट डिसअपॉइंटेड, आपको बड़ा मतलब है एक फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन उसमें भी दिल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ठीक है। एवरेज ज़्यादा है ना। अब जर्मनी ओपन अप हो रहा है, टर्की टर्की इज ओपनिंग अप। टर्की, अच्छा, हाँ। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो नहीं ज़्यादा, मलाइशिया। हाँ, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मलाइशिया बहुत ओपन अप हो रहा है। ओके। अच्छा, अब मलाइशिया की सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ये उनकी कॉलोनियल सिस्टम में इंग्लैंड वालों ने हमारी तरह बनाई थी, तो अच्छा। ये यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत रिप्यूट वाली हैं। हम्म। मलाइशिया की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं बहुत रेप्यूट वाली हैं। यहाँ की पढ़ाई भी जो है बड़ी काबिल एतमाद समझी जाती है। और ये जो मैं बता रहा था कि बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ होने की वजह से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपने ओके। अगर देखना है कि भाई यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला नहीं मिल रहा अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, तो आप दूसरी ट्राई करें। क्योंकि अब इस वक्त मैंने जैसे गिनवाया है, ये तो मैंने चंद गिनवाई है ना कि बिल्कुल, जी बहुत सारी, मलेशिया है, टर्की है, चाइना लेकिन है, अगर अमेरिका, आप यूरोप में जर्मनी, हाँ, जाएं तो स्वीडन और स्वीडन, नॉर्वे वगैरह को लोगों को नहीं पता, वहाँ पे इतना स्कॉलरशिप है कि मेरे जानने नॉर्वे में। वाले स्टूडेंट जो गए हैं दे आर सेविंग मनी। ओके। ना सिर्फ वो अपना यूनिवर्सिटी फाइनेंसेस निकाल रहे हैं, बल्कि दे आर सेविंग एंड सेंडिंग बैक टू देयर पेरेंट्स। हाँ जी, यहाँ पे वो उनको फीड कर रहे हैं पेरेंट्स को। यानी इतना अच्छा स्कॉलरशिप है स्वीडन में, नॉर्वे में, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री कराती हैं ये सारी जो है, तो वहाँ वहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि वो आज भी वो सारे कंट्री जो है ना वेलफेयर स्टेट हैं। यानी कि अंकल मुझे समझ आ रही है कि हम जब बच्चे मैट्रिक या एफए कर लें, वो पहले चेक करें कि जी कौन कौन सी वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी किन किन चीज में देता है, ताकि फिर वो उसके हिसाब से अपना वो मतलब सब्जेक्ट चूज करें कि जी हाँ जी मैं इसमें बीएस कर लूं और इसमें ऐसे कर लूं और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं आगे स्कॉलरशिप के लिए। और अब तो ये है कि एआई का दौर है, इंसान गूगल से पूछ ले जी बताएं जर्मनी की विच इज द बेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप दे रही है, इस तरह से पूछ सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं ना आप कि मतलब अच्छा, उससे नहीं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ कि जब आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा ना, तो आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट है ना कनेक्शन, तो आपको ये इत्तेफाक हुआ होगा कि आप अगर गलती से किसी चीज़ को इंटरनेट पे क्लिक कर दें तो अगले 10 दिन वही चीज़ें जो है आपको बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। तो अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ये एजुकेशन, तो मैं ज़्यादा ये चेक करता रहता हूँ। मैंने देखा कि हाँ मैं आजकल स्कॉलरशिप के पीछे नहीं हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप के मुख्तलिफ जो हैं वो एडवर्टीजमेंट आती रहती है। तो इसलिए जब आप एक दफ़ा ट्राई शुरू करेंगे ना स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आपको ये रेगुलर बजाय आप तलाश करें, ये आपको खुद भी आती रहेंगी, लेकिन खुद भी तलाश करें, जिसमें आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका नहीं रहना चाहिए। आपको सारे मुल्क जो हैं यूरोप के जो हैं बहुत ज़्यादा मुल्क जो हैं स्वाय ईस्टर्न यूरोप है उसको छोड़कर। अच्छा, ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन से आ जाते हैं? ईस्टर्न यूरोप में तो आ जाते हैं ना ये पोलैंड वगैरह, क्रीमिया वगैरह, ये सारे जो गरीब मुल्क जो ओके, इधर तो कोई फायदा नहीं है जाने का है, लेकिन ये है ना कि ये आपको स्कॉलरशिप तो नहीं देंगे ना, खुद भी ये ठीक है, ये खुद सर्वाइव करें तो हमें क्या वो देंगे। तो इसलिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है टॉप, जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये सारी जो कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया कैसा है? ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्कॉलरशिप दे रहा है, लेकिन वो अगेन दे आर वेरी सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव हैं। और पाकिस्तान के साथ इस वक्त तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे, मेरिट पे देते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है उनमें कि उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटी डिग्रीज के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए वो टोटली डिफरेंट। व्हाट अबाउट दुबई? दुबई में बच्चे बहुत जा रहे हैं पढ़ने। दुबई में असल में उन्होंने एक सिटीज़ बनाई हैं, उन्होंने ठीक है सिटीज़ बनाई हैं हेल्थ सिटी, जिसमें सारे अस्पताल हैं, दुनिया के अस्पताल हैं, जर्मनी का अस्पताल भी है दूसरा, इससे एजुकेशन सिटी भी बनाई है उन्होंने। तो एजुकेशन सिटी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटियाँ इंग्लैंड की, मलेशिया की, दूसरी आ गई हैं।
तो ठीक है। वो इसलिए लोग जा रहे हैं कि जी हमें बजाय उस मुल्क में जाके ओके। जाएं, हम दुबई में जाते हैं, रिश्तेदार भी हैं, आना जाना भी आसान है, तो इसलिए यहाँ जाके यूनिवर्सिटी वो होगी किसी और मुल्क की, लेकिन वो ओके, खुली हुई दुबई में है। ठीक है, और यानी वो कि इधर आप जल्दी आसानी से पहुंच गए, इतना खर्चा भी ना हुआ ना दुबई का बाकी। बिल्कुल। तो अगर आप मुझे ये बताएं कि स्कॉलरशिप पे तो माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा डिटेल बताया, और बच्चे तो हमारे एआई में बहुत अच्छे हैं। तो ये जो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको अपनी लाइफ में मतलब सेल्फ मेड या इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है कि आप अपने सारे काम खुद मैनेज कर सकें, और आपको क्या लगता है कि जब बाहर जाते हैं बच्चे स्कॉलरशिप के लिए, आपके अपने भी बच्चे माशाल्लाह से बाहर जाके पढ़े हैं, तो मतलब वहां की लाइफ कैसे है कि वहां जाते ही उनको कोई मेड्स मिल जाती हैं, कोई नैनीज मिल जाती हैं जो उनके मुंह में निवाले डालती हैं, या उनको कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं तो नहीं थोड़ा सा वो मैं चाहूंगी कि एक रियल वर्ल्ड जो है वो दिखाएं, क्योंकि आपके अपने बच्चे भी बाहर पढ़ चुके हैं। नहीं, मैं खुद तो स्टूडेंट हूँ। आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, मैं 5 महीने बगैर फैमिली के बाहर आया था, 5 महीने के तो बाद मेरी फैमिली गई थी। तो ये तो कैसा बड़ा टफ एक्सपीरियंस लाइफ है? है, बड़ी टफ लाइफ होती है। अच्छा। उसमें बड़ा चीज़ ऐसे अमेरिकन तो इस मामले में आपको पता है हमेशा रिसर्च करते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक यानी इंट्रोडक्टरी और वैलिडिक्टरी, यानी वेलकम करने वाला भी और खुदा हाफ़िज़ कहने वाला भी, अच्छा, दोनों कोर्सेज रखे हुए हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओरिएंटेशन करते जी हैं बिल्कुल। कि जी कोई नया बड़ा एम्प्लॉई आया तो उसको जी। सारा बताते हैं कि हमारा दफ्तर कैसे काम कर रहा है, तो वो अमेरिकन जो हैं वो आपको पूरा कल्चर पढ़ाते हैं। अच्छा। पहले 5 दिन जो है यूनिवर्सिटी, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है जब जाते हैं वहाँ पे, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक डिपार्टमेंट लगा है, तो वो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का उनका एक गाइड होता है, कोच होता है, वो आपको बताता है कि जी आपको यहाँ कल्चरल शॉक क्या मिलेंगे। तो कल्चरल शॉक जो है बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि आपको पहले तो होम सिकनेस होती है, अच्छा। जब यहाँ से जाते हैं होम सिकनेस होती है, माँ बाप याद आते हैं, बहन यहाँ भाई तो याद बैठ आते के कह के पानी तो पिला दो। हाँ, बिल्कुल, वो तो चीज़ नहीं होगी। वाह। अच्छा, और फिर प्लस ये है कि आपने खुद जाना है बाज़ार, चीज़ लानी है, खुद पकाना है, खुद बनाना है। अब बनी बनाई चीज़ जो खाना शुरू करेंगे तो आपको कुछ कुछ कल्चर्स में आपको प्योरली हलाल चीज़ नहीं मिलेगी, आप उसमें भी परेशान होंगे, उसमें भी आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह जो है आपको जब इसमें मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो डिफरेंट है। कुछ लैंग्वेज जो है अमेरिकन जो है लकीली ब्रिटिश के मुकाबले में, अगर आप ब्रिटिश प्रोफेसर को से पढ़ रहे हो और अमेरिकन प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, तो आप अमेरिकन प्रोफेसर को पढ़ना बहुत आसान समझेंगे, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या उनकी जो बातें हैं वो आपको समझ में आती हैं, बिकॉज दे स्पीक फ्रॉम द टंग, वो टंग को सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश हैं ये गले से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यानी बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों को पार्डन सर करते रहते हैं। तो इसलिए ये लाइफ जो है ना, ये नॉट बेड ऑफ रोजेस आउटसाइड, यू हैव टू बी टफ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, बार बार उनको मैं हैमर करता रहता हूँ कि यहाँ पे आप बड़े लेजी होते हैं, खाने पीने की बात छोड़ दें, खाने पीने की बात छोड़ दें, माँ बाप की सहूलतें छोड़ दें, घर की सहूलतें छोड़ दें, आप पढ़ाई में भी लेजी हैं कि आप पढ़ाई में कहते हैं गेट थ्रू गाइड होनी चाहिए, हमें नोट्स मिल जाएं, हम 50 पेज पढ़ें और इम्तहान फाइनल का दे दें। नो, अमेरिका में आप जब तक एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पे 450 पेज की 2 किताबें ना पढ़ें, आप क्लियर नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक सेमेस्टर में 800-900 पेज पढ़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ NDU में मैं पढ़ाता रहा हूँ, 10 में पढ़ाता रहा हूँ, ये सब बच्चे कहते हैं सर 100 पेज, ओ गॉड सर ये तो बहुत भारी है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। मैं उनको बताता हूँ कि इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको बार बार आपने पढ़ना है, गो थ्रू करना है, तो बस फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट है क्या। अगर आप पहला पेज पे अटक जाएं याद करने के चक्कर में, रट्टा लगाने के चक्कर में, तो फिर तो आप 100 पेज पे या 200 पेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम सिर्फ जो कल्चरल शॉक है ना। अच्छा, मज़े की बात मैं और बात कि जो लोग डेवलप कंट्री के लोग होते हैं ना, उनको क्योंकि पता होता है कि हम तो हैं ही उस मुल्क में रह रहे जिस मुल्क में लोग आना पसंद करते हैं, तो वो आपको लेज़ी लगेंगे, लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है।
वो काम इतनी मेहनत नहीं करते जितने हमारे पाकिस्तानी जाके मेहनत वहाँ पे करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए पाकिस्तानी उतनी मेहनत नहीं करते। इतनी मेहनत नहीं वो करते। समझते हैं वही बात जैसे कि मुंह में पानी डाल दो और उठ के नवाला भी नहीं उठने वाला भी नहीं और हाँ, कुछ कपड़े भी खुद नहीं हाँ, निकालने और हाँ, खुशी करने नहीं की नहीं वहाँ मुलाजिम पे भी हर नहीं। चीज़ खुद करनी है और यू हैव टू मैनेज टाइम। और वहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, नॉट ओनली मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस। आप रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंसेस होते हैं, आपने उसके अंदर हाउस जो है लेना है, फैसिलिटी लेनी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, कैंपस फैसिलिटी है, तो आपने कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारा उसके मुताबिक चलता है। तो अंकल मुझे एक बात बताएं कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने सुना है कि उनको साथ साथ अपनी जॉब भी करनी पड़ती है, ये भी ऐसा कोई रूल है बाहर के मुल्कों में, मतलब या सिर्फ मतलब यूरोप नहीं, कंट्री में या चाइना में या ऐसे या सब जगह है? ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, टोटली दोनों चीजें डिफरेंट है। एक है जब स्कॉलरशिप इतने ज़्यादा नहीं थे तो यूनिवर्सिटीज़ ने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए, लोकल के लिए, अपने लोगों के लिए, बाहर से आने के लिए, मेरिट पे रखा ये हुआ था कि आपका 5 डेज वीक होता है, तो 5 डेज वीक में वो काम करते हैं 40 घंटे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में 8 घंटा रोजाना 40 घंटे काम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपको हम इजाज़त दे दें इंटर्नशिप की या कोई यूनिवर्सिटी कैंपस पे ही आपको जॉब दे दें और आपको पता लगा कि आप 40 घंटे काम करें तो पढ़ाई किस वक्त करेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक रूल बना दिया कि 20 आवर से ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते। 20 आवर करेंगे, हाँ रात को करें जाग के, लेकिन 20 आवर से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। सेकंड, इंटर्नशिप और यूनिवर्सिटी जॉब में फ़र्क है। एक इंटर्नशिप है कि जो आप अपने ऑन योर ओन एफर्ट आप इंटर्नशिप हासिल करते हैं, कि आप गए, आप पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है जो आप किसी के आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो आपने कहा जैसे ये है आपका क्या कहते हैं कॉल सेंटर, अगर जो बड़ा टफ है, लेकिन ये कुछ लोग कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप 3 घंटे किसी से इसका लेसन लें तो आपको आ जाता है कि किससे जवाब देना है। हमारे बीच में बच्चा आजकल कॉल सेंटर की जॉब में बहुत एंटर हो रहा है, कॉल सेंटर, कंटेंट राइटिंग, इसमें बच्चे बहुत एंटर हो रहे हैं। कंटेंट राइटिंग बेहतर है कॉल सेंटर के मुकाबले। अच्छा, क्योंकि कॉल सेंटर जो है ये इन द लॉन्ग रन अगर आप लंबा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दे डैमेज योर ईयर्स, क्योंकि हर वक्त आपने वो लगाए होते हैं। ग्रीन आल्सो कि आप सारी रात जाग रहे हैं और मतलब आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, काम भी रात का, फिर ऊपर से हर वक्त आपने कानों में लगाए हुए वो बड्स लगाए हुए, तो नतीजा क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके हियरिंग में असर पड़ता है ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो इसलिए जो कंटेंट राइटिंग है ये तो बहुत अच्छा है। ये तो जैसे मैंने बताया ना कि प्रूफ रीडिंग और दूसरी चीज़ें, कंटेंट राइटिंग इज अ क्रिएटिव वर्क, इट इज इनोवेटिव। और इसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डिमांड है और वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है, और इसमें कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना, आपने पूछा कि जी जो ये इंटर्नशिप और यूनिवर्सिटी जॉब, पहले जब स्कॉलरशिप कम थे ना तो यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ था कि यार स्टूडेंट, हर बच्चा जो है, क्योंकि वहाँ पे तो अमेरिका में भी 18 साल के बाद बच्चे को कोई फाइनेंस नहीं करता। बहुत अमीर फैमिलियाँ करती हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी नहीं करती। पैसे होते हुए भी माँ बाप कहते हैं नहीं, और वो आदत डालते हैं ना, क्योंकि कल्चर बन चुका है। तो उसमें यूनिवर्सिटी ने फिर ये रखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक जॉब होती है, वो आपको मिल जाती है, लेकिन वो बड़ी मिनिमम, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो जैसे है कि वहाँ पे बार है, तो हिंदू तो मैंने ज़्यादा देखा है कि क्योंकि दे डोंट हैव एनी इनहिबिशन अबाउट ये बार में जाके शराब सर्व की या टी कॉफ़ी शाफी दूसरी वो मिक्स होती हैं बार में, सब कुछ होता है बार, यानी शराब भी होती है, कॉफ़ी भी होती है, चाय भी, बार। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे प्रोफेसर को असिस्ट करना। अच्छा, प्रोफेसर जो है अगर आपको पसंद करता है कि जी आप इस कैलिबर के हैं कि आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको एज इंटर्न ले लेगा। वो फिर क्या करते हैं कि जी जितने वो मिड टर्म और जो होते हैं ना फाइनल टर्म या जो असाइनमेंट है, वो आपको चेक करने के लिए दे देते हैं कि आप चेक करें। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि आपको वो 1-2 दफ़ा खुद करते हैं, 2 पेपर खुद करके आपको सैंपल के तौर पे दे देते हैं, देखें ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इस तरह मार्क्स देता हूँ, तुमने बाकी पेपरों में भी इस तरह मार्क्स देने हैं।
तो ये इस किस्म की यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाते हैं। अच्छा, ओके अंकल, आपके साथ हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि ये एक छोटा सा सोवेनियर है जो हमारी ब्लाइंड बच्ची ने बनाया है, और ये ग्लास कवर है, आप इसको खोल के चेक कीजिए। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप की और इन स्किल्स की हम बात कर रहे थे। तो ये आप माशाल्लाह से यू आर द टीचर, और हमें पता लगा कि आपके लिए ये सबसे अच्छी चीज होगी कि कुछ भी आपने गिलास वगैरह के कवर मैं यूज करता हूँ, मैं यूज रात को भी गिलास जो सराहने रखता हूँ उसके ऊपर रखता हूँ, और सामने जो मेज में पड़ा होता है उसमें भी रखा। तो अंकल ये हमारी एक स्टूडेंट है मासूमा, उसको मतलब उसको खुद भी आंखों का कैंसर, उसके बच्चों को भी है, लेकिन उसकी बच्ची ने बड़ी मेहनत से ये बनाया। मैं तो पीएफडी को अपना घर समझता हूँ ना, तो मुझे तो ऐसे जरूरत नहीं थी सोवेनियर की, लेकिन आपने इतने प्यार से बात की और बच्ची को बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया कहें। ये हमने आपके लिए वो रखा। अच्छा, अब हम ये चाहेंगे, क्योंकि हम ये प्रोग्राम को वाइंड अप करना जा रहे हैं, और मैं ये चाहूंगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी में एक ऐसा चार्म है कि मतलब दिल करता है आप बोले और हम सुनते चले जाए, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, जो कि आजकल के यंगस्टर्स बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है। तो मैं चाहूंगी एट द एंड, मतलब प्रोग्राम एंड हो रहा है, आप एट द एंड आप ये जरूर बताएं कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी जरूरी होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये आप थोड़ा सा मोटिवेट करें, और फिर हम इंशाल्लाह फिर जी। अच्छा जी, इसमें भी दो चीजें, एक लीडरशिप है कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो बड़ी डिफरेंट है, वो बच्चों को भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते। मैं सिंपल टर्म में बात करूंगा, खास तौर पे एजुकेशनल सेटअप के। तो एजुकेशनल सेटअप में जो लीडरशिप है उसमें देखें, सबसे पहले ये है कि लीडर होता कौन है। लीडर जो है वो है जो लीड करे और साथ ही इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज रखता हो, उसके अंदर दूसरों को यानी समझाने की, उनको साथ लेकर चलने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और लीडर तभी आप बनते हैं जब आपके फॉलोअर्स होंगे, और वो फॉलोअर्स जो आप पे ट्रस्ट करते हो, और लेकिन हम ये वन वे नहीं है, फॉलोअर्स के साथ साथ आपको फॉलोअर्स पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आ गया एजुकेशनल सेटअप। एजुकेशनल सेटअप में देखें जी, लीडरशिप जो है सबसे पहले लीडर चाहेगा क्या, कि वो एजुकेशनल सेटिंग में रहते हुए बच्चों को, कम्युनिटीज़ जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या इवन टीचर जो हैं, कोचेज जो हैं, उनको इंस्पायर करे, उनको किसी काम के लिए मोटिवेट करे। हमारे माशरे में बहुत कम लफ्ज़ यूज़ होता है मोटिवेशन, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे ख्याल में मैं कैंपस के ऊपर यानी अपार्ट फ्रॉम लाइफ आउटलाइट जो वर्ल्ड लाइफ थी, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल में दिन में 25 दफ़ा मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का लफ्ज़ आता था। टेक केयर, हैव अ गुड डे, और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये चार लफ्ज़ तो उनके, और स्माइल, चेहरे पे स्माइल। तो लीडरशिप का सबसे पहला कमाल ये है कि यू शुड हैव अ विजन। विजन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, और विजन रख के कम्युनिकेट करना, आप कम्युनिकेट भी कर सकें ताकि फॉलोअर्स तक पहुंचे कि वो आपको फिर फॉलो करें। और उनको फॉलो कैसे कराना है, वो वही बात आ जाती है, इंस्पायर करना है उनको, मोटिवेट करना है। कैसे करना है? द वर्ड्स यू आर यूजिंग, द थिंग्स यू आर टेलिंग, यू लिव दैट। आप उनको उस जिंदगी में आप खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इम्पैक्ट 100% होगा। अगर आप कहते कुछ हैं, एक्शन आपके कुछ और हैं, और कहते कुछ हैं फिर नहीं, फिर लीडरशिप जो है वो नहीं कामयाबी। इफेक्टिव लीडरशिप यही है कि आप अपने विजन को कम्युनिकेट करें, फॉलोअर्स को साथ लेके चलें, उन पे ट्रस्ट करें, एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच हो, डिक्टेटरशिप वाली ना हो। आप उनको साथ लेके चलें और उनको कंसल्ट करके चलें, उनको उनकी राय लें। वो अलग बात है, कंसेंसस डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा तो फिर लीडरशिप जो है, डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लीडर जो है वो अगर टाइम पे डिसीजन नहीं लेता देन
यू मिस द ट्रेन। You miss that तो train. ये बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा, मुझे एक बड़े मजे की बात याद आ रही है कि मैंने जब पीएफएबी ज्वाइन किया था ना, क्योंकि पहले तो मैं पार्लियामेंट हाउस और बेकन हाउस में टीचिंग करती थी, ये बिल्कुल एक डिफरेंट काम था, लाइक सोशल वर्क टाइप। तो मुझे ना किसी ने एक वीडियो भेजी, उसके ऊपर लिखा था व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बॉस एंड लीडर। तो उन्होंने बताया कि एक मतलब मुल्क का सदर आया किसी जगह पे फुटबॉल देखने के लिए ना, तो उसको फुटबॉल मैच बड़ा पसंद आया। तो उसने वहां के फुटबॉलर से पूछा कि भी तुम लोगों की कोई ऐसी मदद जो मैं कर सकूं तुम लोगों के लिए। उसने कह दी इशारा करके, जो वो सीनियर लोग हैं ना उनके वॉशरूम बहुत साफ है और हम लोगों के वॉशरूम बहुत गंदे हैं, और हमें होता ये कि जिसमें से हम लोग बीमार होते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसने कहा, जो वहां का मतलब आया हुआ था, जो भी किंग टाइप था, उसने उस सीनियर को कहा कि भाई इनके साथ क्यों ऐसा मसला है। कहते जी 3 दिन में साफ हो जाएगा। उसने कहा नहीं, अब तुम ऐसा करोगे कि तुम जो सीनियर की पट्टी जो है ना वो लगाओगे जूनियर की उसके ऊपर, कि ये यहाँ पे जूनियर वॉशरूम यूज करेंगे और जूनियर वाली सीनियर की। और उसने कहा ये हर 3 दिन बाद तुम चेंज करते रहोगे। और उसने कहा कि जब मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुमने वहां लगा दी तो फिर उनके साफ नहीं किए अपने साफ किए, तो हर 3 दिन बाद तुम पट्टी चेंज करोगे। तो वो हुआ ये कि वो कहते हैं कि वहां पे हाइजीन के इश्यूज खत्म हो गए और वो खुद भी लीडर आता और वो मतलब रैंडमली वो वॉशरूम्स यूज करता था। तो मतलब उसमें वो बड़ा अच्छा लेसन लगा कि बॉस सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है और पीछे हट जाता है, लीडर कूद जाता है, साथ ही पार्टिसिपेट करता है, वो एक्सपीरियंस करता है। वो बड़ी मजे की चीज थी। और जैसे मैंने आपके साथ आज मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब मैं आपको बड़े सालों से जानती हूँ, नाना करते भी आई थिंक 10 years तो हो गए हैं मुझे आपके साथ। लेकिन हर दफा एक डिफरेंट और एक बड़ा यूनिक सा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी बहुत प्यारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिसेस नसीम मंसूर यहाँ है। आप उनसे ताल्लुक से तवज्जो से हम आपको जानते हैं, लेकिन आज का एक्सपीरियंस दैट वाज वेरी ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। आई नो यू हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। आपका एटीट्यूड, आपका आउटलुक बड़ा पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं चाहूंगी एट द एंड आप बच्चों को कोई मैसेज दें और फिर हम इसको वाइंड अप करें। अब दिल ही नहीं कर रहा हम सब प्रोग्राम खत्म करने का। एट द एंड मैं चाहूंगी क्योंकि प्यारा सा मैसेज होना चाहिए। जी बस बच्चों को यही है कि जी एक तो आप खुद बड़ा अच्छा देती हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो इसलिए इसमें आप जितना भी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएं, टॉक्सिक ना हो, यानी पॉजिटिविटी लाएं। जितनी पॉजिटिव आपकी सोच होगी उतना आपका एनवायरनमेंट इर्द गिर्द का पॉजिटिव होगा और आप सुखी होंगे, आप उतने कंफर्टेबल होंगे। तो इसलिए आप मोटिवेट फील करें और उसमें देखें ये मोटिवेशन जो है ये इनर बहुत काउंट करती है। तो इसलिए डेस्परेट कभी किसी चीज़ में ना हो, कभी किसी चीज़ में नाउमीद ना हो। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुए सब लोग, तो हमें तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो खुदा का, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, उन कुरान शरीफ और नमाज, ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव सिखाती हैं। सफाई से लेके जो है ग्रुप जो सोशल वर्क है, देखें ये लीडरशिप में और आजकल के कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है जो नेटवर्किंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा इस्लाम क्या सिखाता है कि आप मस्जिद में जाएं, आप मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लें, और 5 वक्त टाइम की पाबंदी, 5 वक्त नमाज की, हर चीज़ जो है पॉजिटिव सिखाती है। और ग्रुप में, इंडिविजुअल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां आपको सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच जी। और जैसा कि हमने आज की जो गेस्ट कॉर्नर था, मैंने तो बहुत 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 एंजॉय किया। आई विश आपने भी जरूर एंजॉय किया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और कितनी प्यारी बात है कि थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं एक खूबसूरत दिल की जरूरत है। अल्लाह निगहबान। थैंक यू